गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जल की विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान भी दे दिया गया है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता कितना है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, कहा था एग्जाम में आएगा, और सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था इसी टाइप का। लेकिन जो 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान नहीं दिया गया था। आप चाहें तो पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे आवश्यक ऊष्मा की गणना करनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है कि 600 ग्राम जल को, यानी जो जल का द्रव्यमान दिया है, यानी द्रव्यमान m की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? द्रव्यमान m की वैल्यू हमें दी गई है 600 ग्राम। तो m की जगह हम क्या रख देंगे? 600 को रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में s लिखा हुआ है। s से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? जल की जो विशिष्ट ऊष्मा दी गई है वही हमारा यहाँ पे S का मान होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या दिया है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो S की जगह हम क्या रखेंगे? S की जगह रखेंगे 1 को, ध्यान रखिएगा। S से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? जो जल की विशिष्ट ऊष्मा हमें यहाँ पे दी गई है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो S की जगह हम क्या रख देंगे? 1 को रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेल्टा टी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए। तो डेल्टा टी का मान हम कैसे निकालेंगे? हमें कुछ नहीं करना। देखिए 80 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या करेंगे? 80 डिग्री सेल्सियस में से हम यहाँ पे लेस कर देंगे यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस को, ध्यान रखिएगा। इसको हम लेस करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस में से अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है, यही तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी की जगह चलिए हम यही लिख देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा टी की जगह हमें क्या करना है? देखिए 80 डिग्री सेल्सियस में से हमें लेस कर देना है 30 डिग्री सेल्सियस को।
ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 600 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपको 600 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और 80 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस को लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अब 600 की मल्टीप्लाई आपको किस में करवानी है, 50 में करवानी है। जब आप 600 की मल्टीप्लाई 50 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30,000 मिलेगा, यानी 30,000 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 30,000। और किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। ध्यान रखिएगा किस में आएगा, कैलोरी में। और यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आवश्यक ऊष्मा की गणना हमने कर ली है। तो आवश्यक ऊष्मा कितनी है यहाँ पे, 30,000 कैलोरी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30,000 कैलोरी यहाँ पे दिया कहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। और यही क्वेश्चन आपका 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वॉट 220 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो यह शक्ति व्यय करता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आप लोगों को 10 से 15 दिन पहले ही सॉल्व कराया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वॉट और 220 वोल्ट है, ये हमें दिया हुआ है। यानी हमें यहाँ पे P की वैल्यू सबसे पहले क्या दी गई है, P की वैल्यू, यानी जो उपकरण की शक्ति है P की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, पावर जो इसकी है वो है 880 वॉट यानी 880 वॉट। तो ये मैं सबसे पहले लिख दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे V की वैल्यू क्या दी गई है, 220 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या दी गई है, 220 वोल्ट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे उपकरण का प्रतिरोध निकालेंगे। जब तक प्रतिरोध निकालेंगे नहीं तब तक हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा नहीं। तो देखिए उपकरण का हमें प्रतिरोध तो पता नहीं है, तो उपकरण का जो प्रतिरोध है वो मैं मान ले रहा हूं R है, यानी R ओम है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो उपकरण है इसका प्रतिरोध क्या है, R ओम है। और इसी R की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए P की वैल्यू हमें दी गई है, V की वैल्यू दी गई है, इसीलिए ये वैल्यूज दी गई हैं ताकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को निकाल पाए। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V² अपॉन R। ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे R की वैल्यू को निकालना है तो R को ले आएंगे आगे और V² अपॉन P हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो फॉर्मूला हमें मिला R इज इक्वल टू V² अपॉन में P, ये बेसिक फॉर्मूले की मदद से मिला है। बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V² अपॉन R। अब क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है तो R को ले आएंगे आगे और फिर हो जाएगा V² अपॉन P। तो चलिए इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू V² और अपॉन में P। अब देखिए V की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है 220 वोल्ट, तो V की जगह रखेंगे 220। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार हमें 220 को रखना होगा क्योंकि V² है। फिर अपॉन में P की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी 880 वॉट दी गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो में कैंसिल कर देता हूँ। 22 1 जा 22 होता है, 22 4 जा 88 होता है, 4 1 जा 4 होगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, दो उधर जाएगा, 4 5 जा 20। यानी R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 55। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो 55 ओम ये हमें यहाँ पे प्रतिरोध मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R की वैल्यू को हमने निकाल लिया
55 ओम। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, जिसको हमने आर यहाँ पे माना हुआ था, क्या मिला 55 ओम। ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कंडीशन दी गई है कि जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो यह शक्ति व्यय करता है। तो कंडीशन हमें दी गई, तो आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि 110 वोल्ट पर जोड़ने पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि 110 वोल्ट पर जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो यह शक्ति व्यय करता है। तो देखिए जब यहाँ पे 110 वोल्ट पर इसे जोड़ा जा रहा है तो अब यहाँ पे जो V की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो 110 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और R की वैल्यू को तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 55 ओम, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, शक्ति व्यय करता है, यानी P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R होता है। अब देखिए V की वैल्यू अब हमारी क्या रहेगी, 110 वोल्ट यहाँ पे रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर है तो 2 बार 110 लिखेंगे, 110 गुणे 110 और अपॉन में R यानी रेजिस्टेंस, इसीलिए निकाला हुआ था रेजिस्टेंस क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना था, ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 55 ओम हमें मिला था, R की जगह हम रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 55 वन सा 55 और 55 टू सा 110 होता है। 2 की मल्टीप्लाई 110 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 220। और क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, व्यय शक्ति को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वॉट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्ति का मात्रक या फिर सामर्थ्य का मात्रक आपका वॉट होता है। चाहे सामर्थ्य बोलिए चाहे शक्ति बोलिए, बात एक ही होती है। तो जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो शक्ति कितनी व्यय करता है, 220 वॉट। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 220 वॉट दिया कहाँ है, ये ऑप्शन बी में दिया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल ही दिया है और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करीब 2 से 3 बार सॉल्व कराया है और जब चैप्टर पढ़ाया हुआ था वहां भी करवाया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 4 सेल जिनमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे 3 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध हमें 0.2 ओम दिया गया है और एक 9.2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा, सीरीज में। जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं ऊपर लिख देता हूं। I इज इक्वल टू NE अपॉन में होता है N और यहाँ पे स्मॉल r आएगा, क्या आएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब देखिए जो स्मॉल r यहाँ पे होता है ये आंतरिक प्रतिरोध होता है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे जो कैपिटल R है ये क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल और N से मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी सेलों की संख्या से हो जाएगा और I मतलब यहाँ पे धारा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके I का मान निकालेंगे, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज हमें क्या क्या दी गई हैं, ये हम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू को हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो आई तो आपका ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, अब देखिए एन से मतलब हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 4 दी गई है, क्योंकि 4 सेल हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ई से मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो ई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ई की वैल्यू हमें जो दी गई है वो हमें दी गई है 3 वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया ई की वैल्यू को। फिर इसके बाद देखिए एन, एन से मतलब नंबर ऑफ सेल, जो कि 4 हमें यहाँ पे दी ही गई है, ये तो हमें पता ही है। फिर इसके बाद स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू यानी आंतरिक प्रतिरोध हमें कितना दिया गया, 0.2 ओम। तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.2, ये ओम का सिंबल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू यानी बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू 9.2 ओम दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हेल्प से हम आई की वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है, एन की जगह रखेंगे 4 को, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ई लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ई की वैल्यू हमें 3 वोल्ट दी गई है। विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट तो है, तो यहाँ पे इनटू में है, ध्यान रखिएगा। तो 4 × 3, फिर अपॉन में एन, नंबर ऑफ सेल 4 है यहाँ पे, तो एन की जगह तो आपका 4 ही रहेगा। फिर इसके बाद देखिए स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया है, 0.2 ओम। तो ये इनटू में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एन और यहाँ पे स्मॉल है, फिर स्मॉल आर है, फिर इसके बाद प्लस लगा है, तो प्लस लगाएंगे। अब कैपिटल आर की वैल्यू 9.2 ओम है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 3 हमारा क्या होता है, 4 3 12 हो जाएगा। और देखिए जो नीचे वाला पार्ट है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 0.2 में करवाएंगे, फिर प्लस 9.2 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 मिलेगा सॉल्व करने पर, यानी 12/10 आएगा, ठीक है। जब नीचे वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 0.2 में करवाएंगे और प्लस यहाँ पे 9.2 को ऐड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, और ऊपर 4 × 3 है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 12 मिलेगा। तो 12/10 इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 1.2 मिलेगा। और क्योंकि धारा को निकाल रहे हैं तो किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। तो आई की वैल्यू क्यों निकाली है अभी आपको पता चल जाएगा। आई की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो आई की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। आई की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1.2 एम्पियर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे पूछा गया था कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो देखिए बाह्य सिरों के बीच जब हम विभवांतर को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू आई, ठीक है। क्या आएगा, आई आएगा, फिर इसके बाद कैपिटल आर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बाह्य सिरों के बीच विभवांतर को निकाल रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को निकाल रहे हैं। तो बाह्य प्रतिरोध को हमने कैपिटल आर से तो रिप्रेजेंट किया ही है, क्योंकि कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते ही हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई और यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में आई आया कि नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे आई की वैल्यू को निकाला था। आई की जगह 1.2 को रखेंगे, फिर इसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 9.2 ओम दी गई है। बस यहाँ पे 1.2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 9.2 में करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 11.04। इसी के समथिंग आपका आएगा, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको यही मिलेगा। तो 11.04, और क्योंकि हम यहाँ पे विभवांतर को निकाल रहे हैं, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 11.04 वोल्ट कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इजी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हिंट दी गई थी कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इसी हिंट पे आपको ध्यान देना है। जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू एन ई, फिर अपॉन में एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ओम का नियम वाला, वहां सब मैंने आपको बताया है। 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, और ये क्वेश्चन भी पहले मैंने आपको सॉल्व कराया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे
11.04 वोल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले ही करवाया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, जो आपका विद्युत से रिलेटेड चैप्टर दिया गया है, विद्युत से रिलेटेड आप लोगों के 3 से 4 चैप्टर कंबाइन करके दिए गए हैं, सभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और यहीं से फिजिक्स में आप लोगों के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपका आता है मैक्सिमम आपका विद्युत से रिलेटेड आता है। छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमको दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक, तो देखिए यहाँ पे दिया है समय t इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है 4 मिनट दिया है। तो 4 मिनट को क्या करेंगे हम, मिनट को हम यहाँ पे सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 4 मिनट को अगर हमें सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 4 में हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू आपका क्या होता है 60 सेकेंड होता है। तो 4 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 4 इंटू 60 कर देंगे और ये आपका सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत करवाइएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही रहने दीजिए 4 इंटू 60 सेकेंड, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 3 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा I का मान हमें 3 एम्पियर यहाँ पे दिया गया, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी, 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऊष्मा यानी हीट H की वैल्यू 540 किलो जूल। अब देखिए ये किलो जूल में है, इसको हमें जूल में चेंज करना होगा। तो देखिए 1 किलो जूल बराबर आपका 1000 जूल होता है। तो 540 किलो जूल बराबर क्या हो जाएगा, 540 में हम यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, जूल में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 किलो जूल बराबर आपका 1000 जूल होता है। ये भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो 540 किलो जूल बराबर 540 गुणे 1000 जूल हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब किलो जूल आपका जूल में चेंज हो चुका, ये आपको चेंज करना होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा नहीं। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया कि हीटर के तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हीटर के तार का प्रतिरोध R की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। देखिए अभी ये मैंने फॉर्मूला आपको 10 से 15 दिन पहले ही बताया हुआ था। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था विद्युत धारा के अनुप्रयोग, एक एक फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था, तो पढ़ लीजिएगा। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो देखिए H की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए 540 किलो जूल थी, कन्वर्ट किया जूल में यहाँ पे, तो 540 गुणे 1000, तो 540 गुणे 1000 लिखा इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो देखिए I की वैल्यू, विद्युत धारा का मान 3 एम्पियर, अब स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हमें यहाँ पे करना होगा। फिर इसके बाद R की वैल्यू को तो हमें यहाँ पे निकालना ही है। फिर समय T की वैल्यू 4 मिनट दी गई थी, यहाँ पे हमने समय को जो आपका मिनट में दिया था इसको सेकंड में चेंज किया, तो 4 इंटू 60 सेकेंड, तो 4 इंटू 60 रखेंगे T की जगह। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, R को हम ले आएंगे सबसे आगे। और देखिए 540 गुणे 1000 आपका यहाँ पे है ही, तो 540 और गुणे 1000, इसको ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे। और देखिए R को तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आगे ले आए हैं, तो अब जब R को हम ले आए हैं तो यहाँ पे आपका बचा क्या, 3 का स्क्वायर बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 और इंटू 60 ये आपका बचा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इतना बचा है, जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आएगा, 9 इंटू 4 इंटू 60 हो जाएगा। तो
तो R इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 540 गुणे 1000 बटे में 9 गुणे 4 गुणे 60। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 9 1 जा 9 होता है, 9 6 जा 54 और यहाँ पे 0 है तो 0 आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 60 से इस 60 को कैंसिल कर देंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 उधर जाएगा, 4 5 जा 20 और 0 तो रहेगा ही 250। और क्योंकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो 250 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आके चेक करते हैं 250 ओम कहाँ पे दिया है। सो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो देखिए इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। देखिए ये इजी क्वेश्चन नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको टाइम चेंज करना होगा सेकेंड में, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपको ऊष्मा यानी हीट दी गई है किलो जूल से आपको जूल में चेंज करना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इतना करने के बाद भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 250 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करीब आज मैं आपको ये 5वीं बार या फिर इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार सॉल्व कराया है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया हुआ था। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है स्विच, ऑप्शन बी वॉट घंटा मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी दिया है प्लग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र क्या होता है, तो ये होता है वॉट घंटा मीटर। क्या होता है, वॉट घंटा मीटर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तब आप क्या बोलेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, विद्युत ऊर्जा ना पूछ करके आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तब आप क्या बोलेंगे। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। किससे किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है। क्या पूछा जाएगा, विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि विद्युत धारा का मापन अमीटर से, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से और विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र क्या है, वॉट घंटा मीटर है। ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस क्या हो जाएगी, ऑर्गन हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आपको ऑर्गन की जगह नाइट्रोजन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बल्ब में ऑर्गन के अलावा नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर ऑप्शन में आपका ऑर्गन ना दिया रहे और ऑर्गन की जगह नाइट्रोजन दिया रहे तो आप नाइट्रोजन पे टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके साथ में नहीं रहेंगे। अगर ऑर्गन है तो ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं रहेगा, अगर नाइट्रोजन है तो ऑप्शन में ऑर्गन नहीं रहेगा। या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि ऑप्शन बी में आपको क्या दे दिया जाए, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में ऑर्गन और ऑप्शन डी में आपको क्या दे दिया जाए, बी व सी दोनों, ऐसे आपको दिया जा सकता है। तो अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप टिक करेंगे बी व सी दोनों, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों का प्रयोग किया जाता है।
बल्ब में ध्यान रखिएगा, बल्ब में जो गैसें यहाँ पे फिलअप की जाती हैं, भरी जाती हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और ऑर्गन भी है। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। दोनों ऑप्शन अगर साथ में रहेंगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बी व सी दोनों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपके एग्जाम में आया है 2013 के एग्जाम में। विद्युत ऊर्जा का मान होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए ये तो आपका फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, और देखिए जब थ्योरी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, एक चैप्टर आपका है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, वहां पे मैंने आपको एक एक फॉर्मूले बताए थे अभी जस्ट 15 से 16 दिन पहले। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, I²RT। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अभी आगे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, अभी तो केवल फिजिक्स के करवा रहा हूं, अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं। ऑप्शन ए दिया गया हर्ट्ज, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डेसिबल। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं किसमें, डेसिबल में। देखिए डेसिबल को शॉर्ट में डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेसिबल ना लिख करके केवल आपको डीबी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डेसिबल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। What is the unit of frequency, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम शॉर्ट में HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में, देखिए यहाँ से इससे पहले आपका यहाँ पे ये भी लिखा रहेगा श्वेत, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। ऑप्शन ए आपका बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा दिया है, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे पीला दिया गया है। 4 ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। देखिए आवृत्ति की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, सोच समझ के आंसर आपको करना होगा। जब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग होता है बैंगनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी दिया है ए तथा बी दोनों। देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, मैंने केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्र और केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से कर पाएंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ध्यान रखिएगा जो विरंजक चूर्ण है ना,
इसका केमिकल नेम जो होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड ये भी होता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये भी होता है, ये दोनों होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपसे जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये दोनों ही नाम विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए तथा बी दोनों ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये दोनों ही विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम होते हैं। अब आप लोग मुझे विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार कराया हुआ है। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैक्सिमम चैप्टर्स यानी मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की आप लोग 2022 की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, सभी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। करीब 410 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, और अगर आपने इतना पढ़ा है ना तो वैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा बड़े ही अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इन्वर्टेज एंजाइम, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि C12, यहाँ पे निम्नलिखित में से C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये जो C12H22O11 लिखा है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये चीनी का फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसे सुक्रोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुक्रोज भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सुक्रोज या फिर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आप बोलेंगे C12H22O11। और देखिए ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियोस अलग से बनाई है, और सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सॉल्व करवा दिए हैं। केवल आपको पढ़ना है। 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली हमें, लिखेंगे ऊपर C12H22 और फिर इसके बाद लिखेंगे O11, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना है, तो कार्बन के नीचे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं? X मान लेते हैं, तो इसको हम X मान लेंगे। और कितने कार्बन है यहाँ पे? 12 है ना, तो x की मल्टीप्लाई 12 में करवा देंगे तो क्या मिलेगा? 12x मिलेगा। यानी C12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे 12x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 यानी 12 और फिर इसके बाद x, फिर प्लस का साइन, H22, H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है? 22 हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 22 में करवाएंगे तो हमें 22 मिलेगा। यानी H22 की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 22। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, ये मैंने लिख दिया प्लस का साइन। फिर O11, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यानी ऑक्सीकरण संख्या का मान ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। और कितनी ऑक्सीजन? 11, क्योंकि O11 है, तो यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई 11 में तो -22 मिलेगा। अब देखिए ये -22 और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया हुआ था, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी ऊपर से यहाँ पे प्लस का साइन हटेगा, ठीक है, माइनस लगाएंगे
फिर इसके बाद 22 आ जाएगा और इज इक्वल टू, देखिए C12H22O11 के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। अब देखिए 22 में से 22 को देखिए प्लस 22 और माइनस 22 लेस करने पर 0 ही आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। 12x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, या फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो 12x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगा, या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ पे निकलेगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। तो 0 आपका ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, ये दिया है आपका ऑप्शन सी में 0। 0 लिखिए चाहे 0 लिखिए, बात एक ही होगी। तो ऐसे भी ऑप्शंस आपके लिखे हुए होते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 0 यानी 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, ये आपको बताना है। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, गलत मिलान वाला, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरफ मेथिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला लिखा है CH3OH, फिर एथिल एल्कोहल लिखा है C2H5OH लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसे आप खाने का सोडा भी बोलते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपने देख लिए। अब यहाँ पे गलत मिलान क्या है, तो गलत मिलान जो आपका है वो ये वाला है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO5, ये नहीं होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 होता है। क्या होता है, H2SO3 होता है। ये सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो H2SO4 होता है, और यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल लिखा है। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला H2SO3 होता है, ना कि H2SO5। तो ये वाला मिलान आपका गलत है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, तो यही वाला मिलान गलत है। और इसके अलावा मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है, बिल्कुल सही है। एथिल अल्कोहल का C2H5OH बिल्कुल सही। बेकिंग सोडा का NaHCO3 बिल्कुल सही। बस सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला H2SO3 होता है, ना कि H2SO5। तो यही मिलान आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से कर रहे हैं ना, तो अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है, वहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स नए आए होंगे, उनको पता नहीं होगा, तो एक बार फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अरिहंत की बुक में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया गया, चैप्टर नंबर 22। जब आप अरिहंत की बुक में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 22 चेक करेंगे तो चैप्टर का नाम आपको देखने को मिलेगा कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा। ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर में आप लोग आइएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 14 चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग चेक कीजिएगा। जो अभ्यास प्रश्नमाला दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 14 चेक कीजिएगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। ध्यान रखिएगा, जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है,
नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए जब आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जो जेल्डॉल विधि है इसका प्रयोग नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए किया जाता है। लेकिन जो अभ्यास प्रश्नमाला में क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे इसका आंसर आपको ऑप्शन बी बताया गया है कि नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, जो कि गलत दिया गया है। सही आपका ये होगा नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। तो बुक में अपने इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए अरिहंत की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं फिर से वीडियो बना दूं तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। कई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। तो देखिए जब भी आप बुक पढ़ा कीजिए ना तो एक बार क्वेश्चन को चेक किया कीजिए कि क्या क्वेश्चन का आंसर बुक में सही दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। देखिए कई चैप्टर्स में बुक में क्वेश्चन के आंसर आपके गलत दिए गए हैं, तो एक बार चेक जरूर कर लिया कीजिए। नहीं तो फिर जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, जो बुक में आपका लिखा रहेगा बुक में गलत दिया है, आप यही जाके टिक कराएंगे, फिर आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। फिर से यहाँ पे देखिए एक तरफ यहाँ पे धातु लिखे हैं और दूसरे तरफ यहाँ पे उनके अयस्क का नाम लिखा हुआ है। तो पारा का अयस्क यहाँ पे कैलोमन लिखा हुआ है, सिल्वर का सिल्वाइन लिखा है, सोडियम का फेल्सपार लिखा है और लेड का लेनरकाइट लिखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि गलत मिलान कौन सा है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है धातु और उनके अयस्क के बारे में। और फिर उसके बाद 2 वीडियो शायद मैंने और बनाई है जहाँ पे केवल और केवल मैंने आप लोगों को धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड केवल क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला जो मिलान है ये गलत है। देखिए सिल्वर का अयस्क सिल्वाइन नहीं होता है। सिल्वाइन ये किस धातु का अयस्क होता है, पोटेशियम का होता है। पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और सिल्वाइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिल्वाइन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, सिल्वाइन का फॉर्मूला KCl होता है। देखिए यहाँ पे K वैसे ही आ रहा है, वैसे ही पता चल जाएगा कि सिल्वाइन जो है ये पोटेशियम धातु का अयस्क होता है, सिल्वर का नहीं होता है। अब सिल्वर के अयस्क कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिल्वर का एक अयस्क होता है अर्जेंटाइट, जिसको हम सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते, चाहे अर्जेंटाइट बोलिए चाहे सिल्वर ग्लांस बोलिए। एक होता है रूबी सिल्वर, जिसे हम पायरेजिराइट के नाम से भी जानते, चाहे रूबी सिल्वर बोलिए चाहे पायरेजिराइट बोलिए। और एक होता है हॉर्न सिल्वर, ध्यान रखिएगा, सिल्वाइन नहीं होता है, ठीक है। सो यही मिलान आपका गलत है, यही करेक्ट हो जाएगा। और पारे का अयस्क कैलोमल होता है, ये मैंने आपको बताया है। सोडियम का फेल्सपार होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। और लेड का लेनरकाइट होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फेल्सपार लिखा है, सोडियम का फेल्सपार होता है। और मैं आपको बता दूं एक कैल्शियम का अयस्क होता है, कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम का एक अयस्क होता है फ्लोरस्पार, क्या होता है, फ्लोरस्पार। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सोडियम का फेल्सपार होता है और जो आपका कैल्शियम का होता है वो फ्लोरस्पार होता है, क्या होता है, फ्लोरस्पार। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरस्पार आता है और सोडियम में फेल्सपार आता है, ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम का फ्लोरस्पार और सोडियम का यहाँ पे फेल्सपार होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे गलत मिलान यही वाला हो जाएगा, ये सिल्वाइन नहीं होता सिल्वर का, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सल्फर का आवर्त सारणी में स्थान है। इस टाइप के करीब मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे,
सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सल्फर को देखिए हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये आप सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा देखिए चेक कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर लिए। 2p6 के बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3s2, फिर इसके बाद देखिए 3p4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 और 4 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 है तो 3p4 तक ही जाएगा। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख देंगे, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8, फिर इसके बाद तीसरे में देखिए 3s2 3p4 2 और 4 मिलके यहाँ पे 6, तो 2 8 6 2,8,6 ये जर्नल फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोषों की संख्या कितनी है, ठीक है, कोषों की संख्या 1 2 3, कोषों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है? कोषों की संख्या यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 कोष है ना यहाँ पे, 1 2 3, कोषों की संख्या 3, तो ये किस आवर्त का तत्व हो जाएगा? तीसरे आवर्त का। तो 3 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं ये, तो ये तीसरे आवर्त का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा? तीसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ग भी बताना है तो वर्ग के लिए कुछ नहीं करना, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या 2,8,6। अब हम देखेंगे कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ये, और क्या हो जाएगा इसके आगे हम a लिख देंगे, 6th a वर्ग, यानी तीसरा आवर्त, और यहाँ पे 6th a वर्ग हो जाएगा। कहाँ पे दिया है? तीसरा आवर्त और 6th a वर्ग, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ये देखिए तीसरा आवर्त और 6th a वर्ग, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो 2022 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा केमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सभी वीडियोस। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था, यानी जिसका उपयोग किया गया था, निम्न क्रिया से बनती है, यानी किस क्रिया से बनती है? ऑप्शन ए दिया है एथाइन व सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड, ऑप्शन सी एथीन व सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 5 से 6 बार कराया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी एथीन व सल्फर मोनोक्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे एथीन लिखा है, एथीन बोलिए या फिर आप एथिलीन बोलिए, क्योंकि एथिलीन को ही हम एथीन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एथीन लिखे चाहे एथिलीन, बात एक ही होगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ क्वेश्चन, कई बार कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया लिटमस, ऑप्शन बी मैथिल रेड, ऑप्शन सी फिनॉल रेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फिनॉल रेड। ध्यान रखिएगा, निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। तो ये जो फिनॉल रेड है, ये जो सूचक है, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिकेटर जो है, ये अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? पीला रंग। ध्यान रखिएगा, जो फिनॉल रेड है ये अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंडिकेटर, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था अम्ल क्षार वाला,
पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। अब इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पोटेशियम का आवर्त सारणी में स्थान है। अभी ऊपर ही मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? K से। एटॉमिक नंबर 19 इसका होता है। अगर हम इसका इलेक्ट से पहले क्या करेंगे, देखिए जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। देखिए पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1s2, 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 3s2, फिर इसके बाद 3p6। पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। देखिए 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18। फिर इसके बाद यहाँ पे एक की जरूरत और है तो 4s1 हो जाएगा। 3p6 के बाद आपका 4s आएगा, यहाँ पे 4s1 आएगा आपका, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हमने काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 1 19, एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। दूसरे में 2s2 2p6, 2 और 6 मिलके 8 आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे में देखिए 3s2 3p6, 2 और 6 मिलके 8। फिर चौथे में देखिए केवल एक इलेक्ट्रॉन 4s1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2,8,8,1 ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब हम देखेंगे कोशों की संख्या। 1 2 3 4, 4 कोश हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किस आवर्त का तत्व हो जाएगा? ये चौथे आवर्त का हो जाएगा, यानी फोर्थ, यानी चौथे आवर्त का ये तत्व हो जाएगा। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, चौथे आवर्त का। अब हमें यहाँ पे वर्ग भी तो पता लगाना होगा, तो वर्ग पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। क्या है? केवल एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो ये किस वर्ग का तत्व हो जाएगा? फर्स्ट ए का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए वर्ग हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी चौथा आवर्त और फर्स्ट ए वर्ग। चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है चौथा आवर्त और फर्स्ट ए वर्ग। तो चौथा आवर्त और फर्स्ट ए वर्ग दिया है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।